एक्सप्लेन कर दो, इसको राज को भी समझ में आ जाएगा गुरुकुल सिस्टम क्या होता है। गुरुकुल टीवी वाला ही होता है ना, जो टीवी में देखा हुआ है। हाँ जी वही है। पेज नंबर 16 से, जिसमें आप पढ़ोगे विभिन्न पश्चिमी और भारतीय चिंतकों रूसो, डीवी, मोंटेश्वरी, गांधी, टैगोर, कृष्णमूर्ति, विवेकानंद, गीजूभाई, अरविंदो एवं महर्षि दयानंद सरस्वती के दर्शन के अनुसार विद्यालय गतिविधि एवं शिक्षा। ठीक है, स्कूलिंग एंड एजुकेशन में जो अब तक तो थे हमारे वैदिक काल पढ़ा, फिर हमने बुद्धिज्म पढ़ा, फिर जैनिज्म पढ़ा, फिर हम प्राचीन भारतीय गुरुकुल सिस्टम पे आ गए। अब आ गए हैं हम पश्चिम और भारतीय जितने भी थिंकर्स हैं उन्होंने शिक्षा के में क्या क्या अपने सुझाव दिए, जिसमें हम रूसो की फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे। पहला ही क्वेश्चन आएगा हमारे कि रूसो के दर्शन के अनुसार विद्यालय गतिविधि एवं शिक्षा के कंसेप्ट को स्पष्ट कीजिए, या रूसो की एजुकेशन को लेकर क्या फिलोसफी थी उसके बारे में हमें बताना है। दूसरी बात है हमारी अगला क्वेश्चन जो होएगा वो आपका रूसो के बाद डीवी का, जॉन डीवी जिसको बोलते हैं। ठीक है, जॉन डीवी के, मारिया मोंटेसरी की, उसके बाद गांधी जी के व्यूज आएंगे, इंडियन थिंकर्स में गांधी जी के व्यू, और रविंद्रनाथ टैगोर की क्या फिलोसफी थी शिक्षा को लेकर, कृष्णमूर्ति जी की क्या फिलोसफी थी, विवेकानंद जी के बारे में बताया कि विवेकानंद जी का क्या मत था शिक्षा को लेके, फिर गीजू भाई की अरविंदो के दर्शन, और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सब की क्या सोच थी शिक्षा को लेके। यानी कि आपकी जितने दे रखे ना इनमें से किसी एक का आपके पेपर में जरूर मिलेगा 8 नंबर में। ठीक है, अब देखो भाई, रूसो रूसो का जन्म सन 1712 ईस्वी में जेनेवा के एक घड़ी साज के यहाँ हुआ था। रूसो की माता व पिता बहुत ही भावुक प्रकृति के व्यक्ति थे। उनका प्रारंभिक जीवन कष्टमय तरीके से व्यतीत हुआ। उसने बाल्यकाल में बहुत सारे उपन्यास पढ़े। इसके अलावा उसने धार्मिक तथा कतिपय ऐतिहासिक पुस्तकों का भी अध्ययन किया। अतः इनके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। स्कूल उनके लिए आनंद का स्थान था, वहां पर उसे मार पड़ती थी। अंततः वह प्रारंभ से ही विद्यालय का विरोधी बन गया। स्कूली शिक्षा को उसने व्यर्थ की शिक्षा कहा और 21 वर्ष की आयु तक उसके मन में प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर गदगद हो जाता था। उसका जीवन बड़ा ही अनिश्चित रहा। देखो भाई, जो रूसो थे उनका जन्म 1712 ईस्वी में हुआ था। उसके पिताजी एक घड़ी साज थे, घड़ी ठीक करने का काम करते थे। उनके प्रारंभिक का जीवन था वही, यानी कि वो बहुत गरीब थे। ठीक है, हाँ, लेकिन उसको पुस्तकें पढ़ने में बड़ा मजा आता था, लेकिन स्कूल में उसकी पिटाई बहुत होती थी जिसका उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे स्कूल से नफरत हो गई। ठीक है, तो उसने बोला कि जो ये शिक्षा है, स्कूल की शिक्षा, ये व्यर्थ की शिक्षा है। तो 21 वर्ष की आयु तक उसका मन तो प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, यानी कि जब 21 साल का हुआ तो वह क्या प्रकृति को ही सब कुछ मानने लगा कि स्कूल में शिक्षा नहीं होती, असली शिक्षा तो हमें प्रकृति से मिलती है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु प्रकृति निर्माण के हाथ में स्वच्छ, सुंदर और पवित्र रहती है, लेकिन मनुष्य के हाथ में आते ही वह बुरी हो जाती है। उनका मत ये था। अब देखो, रूसो के अनुसार विद्यालय गतिविधि एवं शिक्षा, ये तो था जस्ट रूसो के बारे में थोड़ा सा जो आपने लिख देना है, उनके जीवन परिचय के बारे में 2-4 लाइनें। अब मेन क्वेश्चन आता है कि शिक्षा को लेकर रूसो के क्या विचार थे। सबसे पहले तो उन्होंने शिक्षा का अर्थ बताया। बालक के स्वाभाविक शक्तियों और योग्यताओं का आंतरिक विकास करना ही शिक्षा है। उन्होंने क्या माना कि बच्चे के अंदर जब हम स्किल्स को डेवलप करते हैं, किसी भी कोई भी चीज उसको सिखाते हैं और वह सीख जाता है, तो वही क्या कहलाती है, हमारी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अब इसमें 1-2 बातें और लिख सकते हो आप, सिर्फ नहीं तो खाली शिक्षा का अर्थ देके भी छोड़ सकते हो। इन्होंने बोला कि शिक्षा केवल सूचना देना ही नहीं, बल्कि बालक का मनुष्य के रूप में निर्माण भी करना। खाली उसको एक ज्ञान नहीं देना, उसको एक अच्छा इंसान भी बनाना है। ठीक है, इसने शिक्षा के 3 स्रोत माने, प्रकृति, मानव और पदार्थ। प्रकृति द्वारा शिक्षा का से विभिन्न अंशों व शक्तियों के स्वाभाविक विकास से है। ठीक है, इतना गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट शिक्षा का मीनिंग दे देना कि बालक के अंदर जब हम स्किल्स को डेवलप करते हैं तो उन स्किल्स को डेवलप करना, उन आंतरिक योग्यताओं को विकसित करना ही शिक्षा कहलाती है। और इसने शिक्षा के 3 स्रोत माने हैं, प्रकृति, मानव और पदार्थ। प्रकृति में रहकर मनुष्य नई नई चीजों के बारे में, नए नए पदार्थों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, वही क्या है, शिक्षा है। ठीक है,
बाकी जो आपको पैराग्राफ है इसमें पढ़ के देख लेना, कोई चीज ठीक लगे तो पढ़ लेना, नहीं तो जस्ट इतना मीनिंग लिखो दोगे वो भी ठीक है, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है और काफी लंबा क्वेश्चन है। उसके बाद आओगे आप इसके उद्देश्य पे, क्या उद्देश्य है भाई। और जब भी आप उद्देश्य लिख के आओ ना ऑब्जेक्टिव, तो उसको पॉइंटों में बना के आना, पैराग्राफ में मत बना के आना। पैराग्राफ में कम मार्क्स आते हैं और पॉइंटों में बनाओगे तो उसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के क्या उद्देश्य हैं। रूसो के मत के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य के आंतरिक अंगों व शक्तियों के स्वाभाविक विकास में योगदान देना। रूसो का मत ये है कि एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूमन की जितनी भी पावर्स हैं या जितने भी अंग हैं उनका क्या है, डेवलपमेंट में योगदान देना है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व का विकास करना भी क्या है, शिक्षा है। वह एमिल को जीवित रहने के लिए शिक्षा देना चाहता था। एमिल को शिक्षा दरअसल प्रथम मनुष्य बनाना चाहता था। जीवित रहने का अर्थ सांस लेने से नहीं वरन कार्य करने से है। कार्य करने से अभिप्राय है कि शरीर के अंगों, ज्ञानेंद्रियों व विभिन्न शक्तियों का विकास करना तथा उसका उचित प्रयोग करना ही जीवन है। शिक्षा का उद्देश्य एमिल को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना नहीं वरन उसे इंसान बनाना है। रूसो ने कहा, मैं एमिल को जीवन शैली की शिक्षा देना चाहता हूँ। इसलिए उसकी मान्यता है कि स्कूल प्राप्त करने के पश्चात एमिल अध्यापक, सैनिक, पादरी और वकील, मजिस्ट्रेट नहीं बनेगा, अपितु सर्वप्रथम वह आदमी बनेगा। यहाँ पर एमिल किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रखा उसने रैंडमली मनुष्य के लिए एमिल वर्ड यूज कर लिया, बच्चों के लिए एमिल वर्ड यूज कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि मैं उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्यों का विकास करना है। ठीक है, उनके विकास में योगदान देना है। उनको पहले क्या है, एक अच्छा इंसान बनाना है। वह अच्छा इंसान बनेगा तभी क्या है, शिक्षा में उसकी डेवलपमेंट होगी, तो मतलब शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो गया। यहाँ पर शरीर के अंगों, ज्ञानेंद्रियों का विकास करना तथा उनका उचित प्रयोग करना ही जीवन है। यानी कि मैं बच्चे को ऐसा बनाना चाहता हूँ ताकि वह बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन सके। सबसे पहले तो वह एक अच्छा इंसान बन सके। ठीक है, इसके अलावा रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य दूषित समाज के अंदर परिवर्तन लाना था, क्योंकि शिक्षा समाज के समस्त क्षेत्रों का उपचार है। इसलिए वह उस समाज के पक्ष में था जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित हो और जहां पर वर्ग भेद नहीं हो। एक तो क्या था, शिक्षा के द्वारा, देखो भाई तुम क्या क्या उद्देश्य लिखोगे। पहला ऑब्जेक्टिव शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का विकास करना। दूसरा क्या था उसके अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य, दूषित समाज में परिवर्तन लेके आना, सभी को समानता, न्याय और स्वतंत्रता के आधार पर समाज में कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं करना। उसको ऐसा क्यों फील हुआ, क्योंकि ये एक गरीब परिवार से था। ठीक है, इसको बहुत सारे कष्टों को सहन करना पड़ा, स्कूल में इसके साथ भेदभाव होता था, ठीक है, मार पड़ती थी, तो इसीलिए इसको स्कूल से नफरत हो गई। तब इसने एजुकेशन की तरफ कहा कि हमें एजुकेशन में ये चीजों को सुधारना है। देखो भाई, सही सुधार कौन कर सकता है, जो उन तकलीफों से गुजरता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। आगे है थॉट रिलेटेड टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड कौन कौन से दिए इसने बोला कि हमें पढ़ने के लिए टीचिंग मेथड, इन्होंने क्या, रूसो ने प्रचलित जो शिक्षा विधि है उसकी आलोचना की, उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला हमें बच्चे की विवेक शक्ति को जगाना है, न कि उसकी स्मरण शक्ति को। यानी कि बच्चे को रट्टा मरवाने की तरफ वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। वो बोलते थे कि हमें बच्चों से रट्टाफिकेशन नहीं करवाना, रट्टे की क्रिया नहीं करवाना, बल्कि हमें बच्चे को समझाना है ताकि वह समझ कर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उस चीज को एक्सप्लेन करे। ठीक है, अगर बच्चा रटता है तो उसका मानना ये था कि वह बच्चा कभी भी सही प्रेजेंटेशन नहीं सीख पाएगा। अध्यापक लंबे लंबे व्याख्यान देकर अपने ज्ञान को बालकों में उड़ेल देना चाहते हैं, लेकिन शिक्षार्थी इन लंबे व्याख्यानों को सुनना पसंद नहीं करते। ठीक है, वह व्याख्यानों की अपेक्षा बालक के शैक्षणिक अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। शब्द की अपेक्षा वस्तु पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि रटना नहीं है, हमें समझना है, और जो बच्चा समझ के करेगा वह उस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट भी करेगा। जो रट्टा मारेगा वह व्याख्यान नहीं कर सकता। और टीचर लंबे लंबे जो लेक्चर देकर वो बच्चों को बोर ना करें, बल्कि बच्चों को क्या है, लेक्चर सुनना पसंद नहीं है बच्चों को। बच्चे को क्या करना है, हमें
अधिक उसके एक्सपीरियंस, बच्चे को क्या है एक्सपीरियंस करवाना है, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को समझाना है। ठीक है, बच्चे को शब्दों से कोई मतलब नहीं है, वो कोई वस्तु देखेगा उससे वह जल्दी सीखेगा, ये इसने बोला है। ठीक है, कि बच्चों को क्रिया पर आधारित होने चाहिए, यानी कि जो उनकी स्टडी है वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, बच्चे करके सीखेंगे, सिद्धांत पर इन्होंने जोर दिया। ठीक है, करके सीखने पर उसने जोर दिया। तो क्या क्या दिया इसने, रटने की प्रवृत्ति को हटा दिया, आपको लेक्चर नहीं देना, बच्चे लेक्चर सुनने से बोर होते हैं, हमें एक्टिविटी बेस्ड, मेन किसके ऊपर जोर दिया कि बच्चे को रटने की बजाय समझाने की प्रवृत्ति अपनाइए। दूसरा, बच्चे को क्या है लेक्चर मेथड से ना पढ़ाकर एक्टिविटी मेथड से पढ़ाया जाए, बच्चे को सुनने की बजाय करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। ये इसके मेन क्या थे टीचिंग मेथड जो इन्होंने डेवलप करे। ठीक है, अगला देखो स्त्री शिक्षा संबंधी, ये तो थी इन्होंने जो एजुकेशन को लेकर के किस तरीके से एजुकेशन को पढ़ाना चाहिए उसके थॉट थे। अब है वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड क्या विचार थे इनके। पढ़ियो भाई, वुमेन से रिलेटेड क्या विचार थे इसके आरती। रूसो के स्त्री शिक्षा संबंधी विचार एमिल पुस्तक के 5वें भाग में मिलते हैं। एमिल की भावी पत्नी सोफी ने शिक्षा का जो क्रम निर्धारित किया है वह बड़ा ही अनुदार दिखाई पड़ता है। प्रारंभिक रचनाओं में उसका कथन है कि संसार का शासन उन्हीं के हाथों में है जो पालने में बच्चे को झुलाते हैं। लेकिन जीवन के कटु अनुभव, उस समय की पारिवारिक व सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उनके स्त्री शिक्षा संबंधी विचार बहुत ही संकीर्ण हो गए। ये विचार यहाँ तक पहुंच गए कि उच्च शिक्षा प्राप्त नारी अपने पति, बच्चों, परिवार, नौकरों, यहाँ तक कि प्रत्येक के लिए झंझट है। रूसो ने स्त्रियों का कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं माना। उनके अनुसार नारी शिक्षा का उद्देश्य पुरुष को सुखी बनाना है। इसलिए उसने लिखा कि पुरुष विद्रोह के लिए तथा स्त्री आज्ञाकारिता के लिए है। अतः रूसो के अनुसार सबसे पहले स्त्रियों को शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए जिससे प्रत्येक स्त्री अपने शरीर को सुंदर व सुगठित बना सके। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो संतान भी स्वस्थ व बलवान होगी। इसके अलावा उन्हें गृह कार्य में निपुण बनाने का प्रयास किया जाए जिससे वे अच्छे कपड़े तैयार कर सके। इसीलिए सीने, काढ़ने, पिरोने, बुनने आदि की शिक्षा पे बल दिया जाए। इसके साथ ही साथ गाना, नाचना आदि कलाएं भी सिखानी चाहिए। लेकिन वह दर्शन कला विज्ञान सिखाने के पक्ष में नहीं था क्योंकि रूसो का कहना था कि स्त्रियों की प्रकृति पढ़ने लिखने की ओर नहीं होती। इसलिए यदि वे स्वयं रुचि न दिखलाएं तो पढ़ाना भी निरर्थक है। रूसो ने स्त्रियों की नैतिक व धार्मिक शिक्षाओं के संबंध में लिखा कि प्रत्येक स्त्री को अपने पति का धर्म तथा प्रत्येक कन्या को अपनी माँ का धर्म मानना चाहिए। अतः प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वे अपने पुरुष का अध्ययन करे। इसके बिना वे पुरुष के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। उसे पुरुष की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए और वही कार्य करने चाहिए जो पुरुष को ठीक लगे। देखो भाई, अब आपने पढ़ा स्त्री शिक्षा के प्रति इसके विचार अच्छे नहीं थे। ठीक है, इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही उन्होंने स्त्री का कोई स्वतंत्र से वो माना, पर्सनैलिटी मानी कि स्त्रियां भी ये काम कर सकती हैं, लड़कियां भी ये काम कर सकती हैं। उन्होंने तो सिर्फ ये माना कि लड़कियां सिर्फ और घर के काम करने के लिए हैं और अपने पति के काम करने के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या है पुरुष प्रधान सोच उनकी थी, तो इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं की। स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने बस ये बात बोली कि स्त्रियों को आप शारीरिक शिक्षा दो ताकि वह क्या है खुद को अच्छे से मेंटेन करके रखें। दूसरा, गृह कार्य में निपुण बनाओ ताकि वह घर में कपड़े सिलने का, कढ़ाई पिरोई, बुनाई, घर में खाना पकाने का, इनके ऊपर सही ध्यान दिया जाए। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो क्या है उनका स्त्रियों के प्रति कोई सही दृष्टिकोण नहीं था। ठीक है, अगला है अनुशासन संबंधी विचार। अनुशासन संबंधी क्या क्या विचार है भाई, पढ़ो एक बार। रूसो का ये दृष्टिकोण आदर्शवादियों के प्रतिकूल है क्योंकि वे बालक की स्वतंत्रता का समर्थक है और उस पर किसी भी प्रकार की बाहरी नियंत्रण नहीं चाहता है। अतः वह अनुशासन के लिए स्वतंत्रता व बंधनों का अभाव आवश्यक समझता है क्योंकि उसका ये मानना है कि एमिल की प्राकृतिक शक्तियों का स्वाभाविक विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है। अतः बाहरी नियम व दबाव स्वाभाविक विकास में सहायक नहीं होते। रूसो का मानना है कि बालक को किसी भी बुरे कार्य के
कार्य के करने पर दंड प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ये आभास नहीं होता है कि वह कौन सा कार्य बुरा है और कौन सा अच्छा कार्य। अतः रूसो प्राकृतिक परिणाम के सिद्धांत पर आधारित अनुशासन की भावना विकसित करना चाहता है, अर्थात अपने ही व्यवहार के स्वाभाविक परिणामों से या अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं के रूप में जो दंड मिलता है, उससे ही वे अपने आप समझ लेते हैं कि कौन सा कार्य बुरा है और कौन सा कार्य अच्छा है। दूसरे शब्दों में रूसो बालक को प्राकृतिक अनुशासन की शिक्षा देना चाहता है। इस प्रकार के अनुशासन में प्रकृति के विपरीत कार्य करना पड़ता है। यदि कोई भी बालक प्रकृति के विपरीत कार्य करता है तो उसे तुरंत दंड मिल जाता है, और अगर प्रकृति के अनुकूल कार्य करता है तो वह स्वतः ही प्राकृतिक पुरस्कार प्रदान करती है। इसलिए बालकों को अपने बुरे व्यवहार का दंड स्वाभाविक परिणाम के रूप में ही मिलना चाहिए। अनुशासन की भावना हेतु किसी प्रकार की नैतिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके विकास में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए। रूसो की विचारधाराओं का शिक्षा पे गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हीं के विचारों के परिणाम स्वरूप शिक्षा में 3 प्रकार की प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। इसलिए उसे आधुनिक शिक्षा के जनक के रूप में माना जाता है। ये 3 प्रवृत्तियां हैं: मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और सामाजिक। रूसो ने शिक्षा की प्रक्रिया को प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में माना और कहा कि बालक की शिक्षा मूल प्रवृत्तियों के अनुरूप एवं अनुकूल होनी चाहिए। इसलिए रूसो ने शिक्षा में बालक को मुख्य समझा और अध्यापक पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु को गौण। पहले की धारणा जिसके अनुसार शिक्षार्थी शिक्षा के लिए था परिवर्तित होकर उसके स्थान पर ये माना जाने लगा कि शिक्षा शिक्षार्थी के लिए है, अर्थात अब बालक को शिक्षा का केंद्र बना दिया गया। अतः बालक को समझना अध्यापक का दायित्व है। इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जन्म हुआ। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। देखो भाई, अब इसने अनुशासन के संबंध में क्या बोला है? इसने बोला है कि इसने अनुशासन का कुछ, जैसे स्त्री शिक्षा के ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसने अनुशासन की तरफ भी इतना ध्यान नहीं दिया। ये था स्वतंत्रता का समर्थक कि बच्चे को हम अनुशासन में कंट्रोल करके नहीं रखना, हमें बच्चों को क्या है, बाहरी कंट्रोल नहीं चाहता। कोई भी बच्चा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं चाहता, वह अनुशासन के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, क्योंकि उसका ये मानना है कि जो प्राकृतिक शक्ति है, स्वाभाविक डेवलपमेंट है, वह स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है, यानी कि बिना हम किसी को रोक टोक के ही उनके जो डेवलपमेंट है वो संभव है। तो उन्होंने बाहरी नियम और दबाव जो कि डेवलपमेंट हमारी स्वाभाविक डेवलपमेंट में सहायक नहीं होते, रूसो का मानना है कि बालक को किसी भी बुरे कार्य को करने पर दंड प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे यह आभास नहीं होता कि कौन सा कार्य बुरा है और कौन सा कार्य अच्छा है। ठीक है, तो रूसो क्या थे? प्राकृतिक परिणाम के सिद्धांत पर आधारित अनुशासन की भावना विकसित करना चाहते थे। ठीक है, ये मानना नहीं चाहते अगर भाई बच्चे ने गलत काम भी कर दिया तो अब इसको दंड नहीं देना, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये काम सही था या गलत था। ठीक है भाई, दंड नहीं देंगे, बच्चे को बताएंगे नहीं तो उसको तो पता तो लगने वाला है ही नहीं कि कौन सा काम सही था कौन सा गलत था। एक बार जब उसको बच्चे को दंड मिलेगा तभी तो अगली बार उसको याद रहेगा। तो रूसो प्राकृतिक परिणाम के सिद्धांत है कि बच्चा अपने आप प्रकृति के अनुसार समझ जाएगा। ठीक है, आप समझ लेते हैं कि कौन सा कार्य बुरा है, उससे वह अपने आप समझ लेता है कि कौन सा, जैसे जैसे बड़ा होगा, कौन सा कार्य बुरा है कौन सा कार्य अच्छा है। तो रूसो बालक को प्राकृतिक अनुशासन की शिक्षा देना चाहते हैं और इस प्रकार के अनुशासन में प्रकृति के विपरीत कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो इसने ये बोला कि हमें स्वतंत्र वातावरण दे देना है, बच्चा उस वातावरण में अपने आप सीख जाएगा। तो उन्होंने कुछ अनुशासन से संबंधित कोई सही विचारधारा तो उनकी नहीं थी, क्योंकि वो तो क्या मानते थे, हमें अनुशासन में नहीं, बच्चे को स्वतंत्र रखना चाहिए। अब क्या उसने रूसो की विचारधारा का शिक्षा के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हीं के विचारों के परिणाम स्वरूप शिक्षा में 3 ट्रेंड्स का जन्म हुआ, जिसमें मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और सामाजिक। तो रूसो ने शिक्षा की प्रक्रिया को नेचुरल प्रोसेस माना है। कहा है कि बालक की शिक्षा मूल प्रवृत्तियों के अनुरूप एवं अनुकूलन होनी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी के लिए अब बालक को शिक्षा का केंद्र बना दिया गया है, अतः बालक को समझना अध्यापक का दायित्व है। और परिवर्तनों के फल शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ और इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो अनुशासन में भी ये कुछ ज्यादा टाइट नहीं थे। समझ में आ गया? पहले रूसो के बारे में बताना है थोड़ा सा, फिर बताओगे शिक्षा का क्या अर्थ है, फिर इसकी जो रूसो ने तो एजुकेशन थी उसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से टीचिंग मेथड थे। इसमें 2 टीचिंग मेथड थे, रटना नहीं है समझना है, दूसरा लेक्चर नहीं देना बल्कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। ये 2 इसके में थे। स्त्री शिक्षा पर इसने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही अनुशासन पर इसने कोई ज्यादा ध्यान दिया। अनुशासन की बजाय इन्होंने बोला कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ा जाए और वह अपने आप सीखेगा। ठीक है,
आ गया समझ में? यस मैम। रितु तुमने बोल दिया अपना प्राइवेट भरने के लिए?